नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं आपके बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट जो पेपर है आपका, उसकी थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है और वो है आपका एक आदर्शवाद का। इस आदर्शवाद के संदर्भ में आज अपन को देखना है, ध्यान देना है कि आदर्शवाद किसे कहते हैं। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद, इसको आइडियलिज्म भी बोलते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों में आदर्शवाद एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसको समय और परिस्थितियों के अनुसार अनेकों नामों से पुकारा जाता रहा है, जिसमें से प्रमुख जिन नामों से पुकारा जाता है वो ये हैं। पहला है चरमतावादी सिद्धांत, दूसरा है दार्शनिक सिद्धांत, तीसरा है नैतिक सिद्धांत, चौथा है आध्यात्मिक सिद्धांत और पांचवा राज्य का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत और प्रत्ययवाद आदि। इन उपरोक्त नामों से भी इस आदर्शवाद को जाना जाता रहा है समय समय पर। हीगल, ग्रीन, कांट, बोसाके, ब्रैडले आदि इस आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख रूप से दार्शनिक रहे हैं। आदर्शवादी राज्य से संबंधित अपनी विचारधारा को मनुष्य के विवेकशील तथा आध्यात्मिक तत्व पर आधारित करते हैं। ये यथार्थ स्थिति का नहीं बल्कि एक आदर्श स्वरूप का अध्ययन करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। वो ये कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है। प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है, इसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। आगे कहते हैं कि राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है। आदर्शवाद के बारे में क्या कहा जाता है कि राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक और आध्यात्मिक संस्था है। इसलिए इसका कार्य व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु उसका कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। राज्य कार्य क्या है? उसको नैतिक बनाना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को अधिकार है कि वह व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। ये महत्वपूर्ण बात है आदर्शवाद में कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है इसमें कि वह व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो जाता है और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर उसका एकाधिकार हो जाता है और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता और स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदान की हुई होती हैं। यानी कि व्यक्ति को की जो नैतिकता है वो भी और व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी राज्य के द्वारा ही दी हुई होती है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन मात्र है। व्यक्ति को यहाँ साधन माना गया है और राज्य को यहाँ साध्य माना गया है। आदर्शवाद के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के बीच उसी प्रकार संबंध है। इसमें कहा गया है आदर्शवाद के अनुसार कि राज्य और व्यक्ति के बीच उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। जैसे अपना शरीर है और शरीर का अपने शरीर के अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, इन
से जो संबंध है उसी प्रकार व्यक्ति का राज्य से संबंध होता है। जिस प्रकार अंगों का शरीर से अलग कोई महत्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार ये कहते हैं कि व्यक्ति का भी राज्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि ये कहा जाता है कि हाथ जब तक हाथ है, जब तक कि वो शरीर से जुड़ा हुआ है, और हाथ जैसे शरीर से अलग होता है तो हाथ नहीं रहता। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति भी जब तक व्यक्ति है, जब तक कि वो राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आदर्शवादी संदर्भ में कहा जाता है। अब आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका हम इतिहास देखते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है आदर्शवादी विचारधारा का। तो अपन देखते हैं कि इस विचारधारा का जो प्रारंभिक रूप हमको जो देखने को मिलता है वो प्राचीन यूनान की राजनीति में देखने को मिलता है। प्राचीन यूनान की जो राजनीतिक विचारधारा में जो हमको ये देखने को मिलता है, तो उस समय यूनानी विचारक प्लेटो, हम प्लेटो से लेते हैं, प्लेटो को सभी आदर्शवादियों का जनक, फादर ऑफ ऑल द आइडलिस्ट्स माना जा सकता है, आदर्शवादियों का पिता माना जाता है। प्लेटो राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था, हाईएस्ट इथिकल ये एसोसिएशन मानता है, और उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। ये प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। प्लेटो के बाद उसके शिष्य अपन जानते हैं अरिस्टोटल था प्लेटो का शिष्य। तो अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु राज्य की उपयोगिता व्यक्ति के नैतिक विकास से ही मानकर चलता है और लिखता है कि राज्य का उदय मानव जीवन के लिए हुआ है। राज्य का उदय किसके लिए हुआ है? मानव जीवन के लिए हुआ है, किंतु वह सदजीवन, सदजीवन का मतलब यहाँ होता है नैतिक जीवन, उच्चतर जीवन के लिए बना हुआ है। यानी कि अपन ये कहें कि राज आज भी जीवित क्यों है? वो इसलिए है कि व्यक्ति के सदजीवन के लिए, नैतिक जीवन के लिए, उच्च स्तर के लिए, और उच्चता की कोई कसौटी नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती, इसलिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। इस प्रकार आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार हम प्लेटो और अरस्तु के लेखों में देखते हैं, या प्लेटो और अरस्तु के लेखों में हमको ये मिलता है। एक विद्वान हुए थॉमस मूर। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर ही, क्योंकि प्लेटो ने एक आदर्शवादी राज्य की कल्पना करी थी, उसी से प्रभावित होकर थॉमस मूर ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है यूटोपिया। ये यूटोपिया 1516 ईस्वी में लिखी थी थॉमस मूर ने। उसने ये जो रचना यूटोपिया की थी, आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक, यदि अपन आधुनिक रूप युग में लेते हैं तो हम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो को लेते हैं। रूसो हुआ है। रूसो के उपरांत जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र ही बन गया। जर्मनी के आदर्शवादी लेखकों में हम कांट, फिक्टे तथा हीगल को लेते हैं। इनमें कांट के आदर्शवाद में उदारवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यह उदारवादी तत्व फिक्टे में कम हो गया और हीगल तक आते आते तो ये समाप्ति हो गई। ऐसे उदारवादी विचार ब्रिटेन के संदर्भ में जब अपन आते हैं, इस संदर्भ में, तो ब्रिटेन के जो आदर्शवादी लेखकों में थॉमस हिल ग्रीन, जिसको अपन कहते हैं टीएच ग्रीन, जोसेफ ब्रैडले तथा बौसाके अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। जर्मनी का जो आदर्शवाद था वो उग्रवादी था, तो इंग्लैंड का जो आदर्शवाद था वो उदारवादी था। एक मॉडरेट और एक लिबरल। एक तरीके से मॉडरेट जर्मनी का था और लिबरल
इंग्लैंड का था। स्वाभाविक है कि अपन उदारवाद के सिद्धांत में भी ये पढ़ा है कि इंग्लैंड उदारवाद का गढ़ रहा है या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। तो वही बात यहाँ आ गई अपने सामने कि इंग्लैंड का उदारवादी ये दृष्टिकोण रहा है। हीगल तथा ग्रीन, एक जर्मनी का एक ब्रिटेन का, एक उग्रवादी तो एक उदारतावादी नरमतावादी। तो हीगल तथा ग्रीन को उग्र एवं उदार आदर्शवाद का प्रतीक विचारक कहा जाता है। तो अपन ने जो आज देखा कि आदर्शवाद को किन किन नामों से जाना जाता है और आदर्शवाद का एक तरीके से व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में किस तरीके से ये दृष्टिकोण को लिया गया है और आदर्शवाद में व्यक्ति के राज्य से और राज्य के व्यक्ति से किस प्रकार के संबंध होते हैं। और इस आदर्शवादी जो विचारधारा का इतिहास हमने देखा कि प्राचीन यूनान के प्लेटो से हमने इसकी शुरुआत की, जो प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है, और रूसों तक को लिया, जर्मनी और इंग्लैंड की स्थिति अपन ने देखी। ये आदर्शवादी विचारधारा का इतिहास रहा है। आज अपन इतना ही देखेंगे। कल अपन इस चैप्टर में आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे।